तो दोस्तों द रॉन्ग पेरिस कर एक बेहतरीन कॉमेडी एक तरह से फ्रांस की मूवी हमें देखने को मिल रही है। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है इसके टीजर ट्रेलर को। अब ये एक तरह से 12 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है। तो इसी मूवी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल पूरी एक तरह से कवर करने वाला हूँ इस एक ही वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। द रॉन्ग पेरिस एक आगामी अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन जेनिन डेमियन ने किया है और इसमें मिरांडा कॉसग्रोव और पियर्सन फोर्डे मुख्य भूमिका में है। यह नेटफ्लिक्स पर 12 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। एक आधार। एक अकेली महिला एक डेटिंग शो में यह सोचकर प्रवेश करती है कि वह पेरिस, फ्रांस में है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह वास्तव में पेरिस, टेक्सास में है। 2 गालना। मिरांडा कॉसग्रोव डॉन के रूप में। 3 ट्रे मैकलेन के रूप में पियर्सन फोर्डे। 3 मैडिसन पेटिस एलेक्सिस के रूप में। टॉरेंस कूम्ब्स कार्ल के रूप में। मेडेलीन आर्थर सिंड्रेला के रूप में। फ्रांसिस फिशर बर्डी के रूप में। राहेल के रूप में यवोन ओर्जी। हन्ना स्टॉकिंग ईव के रूप में। फ्लोरियन हेसिक। नाइका टूसेंट एम्बर के रूप में। जैस्मीन के रूप में क्रिस्टिन पार्क। वेरोनिका लॉन्ग हीथर के रूप में। एमिलिया बर्नाक एमिली के रूप में। एवा बियांची मैक्सिन के रूप में। एरिक कोल स्मिथ ऑस्कर के रूप में। उत्पादन जेनिन डेमियन नेटफ्लिक्स के लिए इस फिल्म का निर्देशन कर रही है, जिसकी पटकथा निकोल हेनरिक ने लिखी है। फिल्म के निर्माताओं में एमपीसीए के लिए ब्रैड क्रेवॉय और माइकल डेमियन शामिल है। 4 कलाकारों का नेतृत्व मिरांडा कॉसग्रोव और पियर्सन फोर्डे कर रहे हैं और इसमें टॉरेंस कूम्ब्स, मेडिसन पेटिस, फ्रांसिस फिशर और यवोन ओर्जी के साथ साथ हन्ना स्टॉकिंग, नाइका टूसेंट, क्रिस्टिन पार्क, मेडेलीन आर्थर, वेरोनिका लॉन्ग, एमिलिया बर्नाक और एवा बियांची भी शामिल है। 5 मुख्य फोटोग्राफी वैंकूवर और अगासीज, ब्रिटिश कोलंबिया में सितंबर और अक्टूबर 2024 में हुई। ब्रैड क्रेवॉय एक फिल्म निर्माता, उद्यमी और मोशन पिक्चर कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक और अध्यक्ष सीईओ है। अपने 37 साल के करियर में क्रेवॉय 250 से ज्यादा फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं के निर्माण और वितरण में शामिल रहे हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय डम्ब एंड डम्बर और क्रिसमस थीम वाले मनोरंजन कार्यक्रम शामिल है, जिनमें ए क्रिसमस प्रिंस और द प्रिंसेस स्विच ट्रिलॉजी, साथ ही फॉलिंग फॉर क्रिसमस और आयरिश विश शामिल है। 1 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। क्रेवॉय ने बेवर्ली हिल्स हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां से उन्होंने 1978 में राजनीति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने यूसी हेस्टिग्स कॉलेज ऑफ लॉ में अध्ययन किया। स्नातक होने के बाद उन्होंने कैलिफोर्निया राज्य विधानमंडल में लेजिस्लेटिव फेलो के रूप में कार्य किया और लॉस एंजल्स की एक प्रमुख लॉ फर्म में मनोरंजन वकील के रूप में काम किया। 2 प्रारंभिक करियर और रोजर कॉर्मन के साथ काम। 1983 से 1986। क्रेवॉय का फिल्म उद्योग में प्रमुख प्रवेश 1983 में स्टैनफोर्ड फुटबॉल खेल में रोजर कॉर्मन के साथ एक आकस्मिक मुलाकात से हुआ। क्रेवॉय ने कॉर्मन के कॉनकॉर्ड न्यू होराइजन पिक्चर्स के लिए काम किया, व्यापारिक मामलों को संभाला। कॉनकॉर्ड जल्दी ही वीएचएस टेप के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गया, जिसके दुनिया के हर प्रमुख वितरक के साथ सौदे हुए। 3 एमपीसीए 1986 से 1996। 1986 में क्रेवॉय और उनके दीर्घकालिक व्यापारिक साझेदार स्टीव स्टेबलर ने व्यावसायिक फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों के निर्माण, अधिग्रहण और वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मोशन पिक्चर कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका एमपीसीए की सहस्थापना की। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्होंने कई पसंदीदा फिल्में बनाई, जिनमें नेड बीटी के साथ द पर्पल पीपल ईटर 1988, बिल पैक्सटन और अपोलोनिया अभिनीत बैक टू बैक 1989 और सेक्स कॉमेडी मिरेकल बीच 1992 शामिल है। गूंगा और बेवकूफ। क्रेवॉय और स्टेबलर ने
1994 में ब्लॉकबस्टर कॉमेडी डम्ब एंड डम्बर रिलीज की। स्क्रिप्ट लगभग 7 साल से चल रही थी और हर प्रमुख स्टूडियो द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी। एमपीसीए के समर्थन से लेखकों बॉबी और पीटर फेरेली ने अपनी फिल्म का निर्देशन किया और जिम कैरी को अभिनय के लिए जोड़ा। 4. डम्ब एंड डम्बर ने बॉक्स ऑफिस कॉमेडी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। छुट्टियों के मौसम में लगातार 4 हफ्तों तक अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर रही। 5. फिल्म ने घरेलू स्तर पर $127 मिलियन और विदेशों में $120 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $247 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट $16 मिलियन था। 6. क्रेवॉय और एमपीसीए ने कई बड़े बजट की स्टूडियो कॉमेडी फिल्में बनाईं, जिनमें क्रिस फार्ले अभिनीत बेवर्ली हिल्स निंजा और टिम एलन अभिनीत जंगल शामिल है। उन्होंने लारा फ्लिन बॉयल और स्टीफन बाल्डविन अभिनीत थ्रीसम का भी निर्माण किया। यह फिल्म उस वर्ष की सबसे सफल स्वतंत्र आर्ट हाउस फिल्मों में से एक थी, जिसने घरेलू स्तर पर लगभग $15 मिलियन की कमाई की। 7. पहली नज़र के सौदे। नवंबर 1995 से शुरू होकर 1996 में मेट्रोमीडिया इंटरनेशनल ग्रुप द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक क्रेवॉय और एमपीसीए का पैरामाउंट स्टूडियो के साथ एक फर्स्ट लुक प्रोडक्शन डील थी। क्रेवॉय और एमपीसीए ने 90 के दशक के अंत में सोनी पिक्चर्स के साथ भी एक फर्स्ट लुक डील साइन की, जहां उन्होंने 10 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण किया। 8. ओरियन पिक्चर्स के सहाध्यक्ष 1996 से 1998। 1996 में एमपीसीए को जॉन क्लूज के मेट्रोमीडिया इंटरनेशनल ग्रुप ने खरीद लिया। मेट्रोमीडिया ने अभी स्वतंत्र प्रोडक्शन कंपनी ओरियन पिक्चर्स को अध्याय 11 के दिवालियापन से उबारा था। जब एमपीसीए का कंपनी में विलय हुआ, तो क्रेवॉय और स्टेबलर ओरियन पिक्चर्स के सहाध्यक्ष बने और उन्हें 6 फिल्मों का एक सौदा मिला। 9. ओरियन में क्रेवॉय ने ओरियन के मोशन पिक्चर और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण, अधिग्रहण और वितरण का निरीक्षण किया। उन्होंने अकादमी पुरस्कार विजेता टॉम शुलमैन डेड पोएट्स सोसाइटी के लिए फिल्में निर्मित की और 1997 की अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकित फिल्म प्रिजन ऑफ द माउंटेन्स, सर्गेई बोद्रोव द्वारा निर्देशित और प्रशंसित उलीज गोल्ड, विक्टर नुनेज द्वारा निर्देशित और जोनाथन डेम द्वारा प्रस्तुत जैसी फिल्में रिलीज कीं। उलीज गोल्ड समीक्षकों द्वारा बेहद पसंद की गई और इसके प्रमुख अभिनेता पीटर फोंडा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला और एकमात्र गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। फोंडा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला और एकमात्र ऑस्कर नामांकन भी मिला। ओरियन पिक्चर्स को पुनर्जीवित करने के 2 साल बाद मेट्रोमीडिया ने ओरियन को एमजीएम को बेच दिया। क्रेवॉय अपने मूल सौदे के तहत एमपीसीए नाम वापस लेने में सक्षम थे। नेटफ्लिक्स के साथ क्रेवॉय और एमपीसीए का नेटफ्लिक्स के लिए पहला प्रोडक्शन ए क्रिसमस प्रिंस, जिसमें रोज मैकाइवर, बेन लैम्ब और एलिस क्रिग ने अभिनय किया था, 17 नवंबर 2017 को रिलीज हुआ था। 17. 2018 में एमपीसीए ने द प्रिंसेस स्विच का निर्माण किया, जिसमें वेनेसा हडगेंस और सैम पल्लाडियो ने अभिनय किया। इन दोनों फिल्मों ने नेटफ्लिक्स के लिए त्रयी का निर्माण किया। एमपीसीए की अन्य हालिया नेटफ्लिक्स हॉलिडे फिल्मों में शामिल है हॉलिडे इन द वाइल्ड, जिसमें रॉब लो और क्रिस्टिन डेविस है, द नाइट बिफोर क्रिसमस, जिसमें वेनेसा हडजेंस और जोश व्हाइटहाउस है, द हॉलिडे कैलेंडर, जिसमें कैट ग्राहम, क्विंसी ब्राउन और रॉन सेफस जोन्स है, और क्रिसमस इनहेरिटेंस, जिसमें एलिजा टेलर और जेक लेसी है। एमपीसीए और नेटफ्लिक्स ने लिंडसे लोहान के साथ 9 सालों में उनकी पहली मुख्य फिल्म भूमिका 2022 की फॉलिंग फॉर क्रिसमस में भी सहयोग किया। उस फिल्म की सफलता के बाद 18 उन्होंने 2024 की आयरिश विश पर फिर से काम किया, जो नेटफ्लिक्स के साथ एमपीसीए की पहली गैर क्रिसमस ओरिजिनल फिल्म थी। उन्होंने 2024 में मदर ऑफ द ब्राइड भी रिलीज की, जिसमें ब्रुक शील्ड्स, बेंजामिन ब्रैट और मिरांडा कॉसग्रोव ने अभिनय किया था और जिसका निर्देशन मार्क वाटर्स ने किया था। 19 हॉलमार्क के साथ
क्रेवॉय और एमपीसीए ने हॉलमार्क और हॉलमार्क मूवीज एंड मिस्ट्रीज के लिए 30 से ज्यादा मूल फिल्मों का निर्माण किया है, जिनमें कई फिल्म फ्रेंचाइजी भी शामिल है। इनमें से कुछ में जोआन फ्लूक की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित लोकप्रिय मर्डर शी बेक्ड श्रृंखला की सभी 5 प्रविष्टियां, 20 केट कॉलिंस की पुस्तक श्रृंखला पर आधारित फ्लावर शॉप मिस्ट्री श्रृंखला की सभी 3 फिल्में, 21 लेखक फोएफ सटन की डेरो एंड डेरो श्रृंखला की 4 फिल्में, 22 और द क्रॉसवर्ड मिस्ट्रीज की 3 किश्तें शामिल है, जिन्हें एनवाई टाइम्स क्रॉसवर्ड के संपादक विल शॉर्च के सहयोग से बनाया गया था। 23 क्रेवॉय हॉलमार्क चैनल के शो व्हेन कॉल्स द हार्ट के कार्यकारी निर्माता है। यह सीरीज जेनेट ओके की बेस्ट सेलिंग कैनेडियन वेस्ट सीरीज की किताबों पर आधारित है। 24 यह शो रेटिंग्स में बेहद सफल रहा है, जिसमें क्रिसमस स्पेशल के लिए उच्च संख्याएं भी शामिल है। 25 यह शो वर्तमान में अपना 7वां सीजन प्रसारित कर रहा है, जिससे यह हॉलमार्क पर सबसे लंबे समय तक चलने वाली मूल सीरीज बन गई है। अगस्त 2019 में हॉलमार्क की नई स्ट्रीमिंग सेवा हॉलमार्क मूवीज नाउ के साथ व्हेन होप कॉल्स नामक एक स्पिन-ऑफ शो लॉन्च किया गया। 26 ग्रेट अमेरिकन फैमिली और प्योर फ्लिक्स के साथ 2021 में क्रेवॉय ने नए रीब्रांडेड नेटवर्क ग्रेट अमेरिकन फैमिली के साथ साझेदारी शुरू की, जिसका संचालन हॉलमार्क चैनल के पूर्व सीईओ बिल एबॉट करते हैं। एमपीसीए अपने पहले हॉलिडे सीजन के लिए 12 क्रिसमस फिल्मों का निर्माण कर रहा है, जिनमें कैमरन मैथिसन, मैगी लॉसन, चाड माइकल मरे, जिल वैगनर, जेन लिली और बेका टोबिन ने अभिनय किया है। व्हेन होप कॉल्स का दूसरा सीजन भी प्रीमियर हुआ, जो हॉलमार्क से हटकर व्हेन कॉल्स द हार्ट की अनुभवी लोरी लॉफ्लिन को लेकर आया। 27 2022 में जीएफ की 2 रोमांटिक कॉमेडी रिलीज हुई, द विंटर पैलेस, जिसमें डेनिका मैककेलर ने अभिनय किया, और हार्मनी फ्रॉम द हार्ट, जिसमें जेसिका लोंडेस और जेसी मेटकाफ ने अभिनय किया। हार्मनी फ्रॉम द हार्ट का निर्माण और लेखन भी लोंडेस ने ही किया था। अन्य अवकाश फिल्में क्रेवॉय और एमपीसीए ने 2021 में सीबीएस और पीकॉक के लिए क्रिसमस फिल्मों का निर्माण भी शुरू किया। सीबीएस के लिए उन्होंने एक क्रिसमस प्रपोजल बनाया, जिसमें एडम रोड्रिग्ज और जेसिका कैमाचो ने अभिनय किया। 28 और साथ ही क्रिसमस टेक्स फ्लाइट, जिसमें केटी लोव्स और इवान विलियम्स ने अभिनय किया। 29 और पीकॉक ने द हाउसवाइव्स ऑफ द नॉर्थ पोल के साथ क्रिसमस के खेल में प्रवेश किया, जिसमें रियल हाउसवाइव्स के पूर्व छात्र काइल रिचर्ड्स और बेट्सी ब्रांट ने अभिनय किया। 30 अन्य उद्यम 1999 में क्रेवॉय ने प्रदर्शनी के दिग्गजों रॉन लेस्ली, एएमसी थिएटरों के पूर्व अध्यक्ष, और पीटर फोर्नस्टैम के साथ साथ रियल एस्टेट वकील रिचर्ड लॉरेंस के साथ मिलकर रिजॉर्ट थिएटर्स ऑफ अमेरिका का गठन किया। 31 मार्च 1999 तक कंपनी ने मेट्रोपॉलिटन थिएटर कॉर्प के सभी पाम स्क्रीन स्थानों को कुल 85 स्क्रीनों में अधिग्रहित कर लिया था। 1999 में उन्होंने एस्पेन, कोलोराडो में ऐतिहासिक आइसिस थिएटर को खरीदा और उसका जीर्णोद्धार किया। 32-33 व्यक्तिगत जीवन ब्रैड ने 1996 में सूसी से शादी की। वे अपनी 3 बेटियों और 2 कुत्तों के साथ सांता मोनिका में रहते हैं। मिरांडा टेलर कॉसग्रोव, जन्म 14 मई 1993, एक अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका और निर्माता है। 2000 और 2010 के दशक की शुरुआत में एक किशोर आदर्श, उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 2012 की सबसे अधिक कमाई करने वाली बाल कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और 2022 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 इंच सूची में शामिल किया गया था। उनके पुरस्कारों में 4 किड्स चॉइस अवार्ड्स और 1 एमी नामांकन शामिल है। कॉसग्रोव ने 7 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की और कई टेलीविजन विज्ञापनों में काम किया। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म स्कूल ऑफ रॉक 2003 में समर हैथवे के रूप में की। उन्होंने निक्लोडियन सिटकॉम ड्रेक एंड जोश 2004 से 2007 में मेगन पार्कर के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका निभाई और निक्लोडियन सिटकॉम आईकार्ली 2007 से 2012
में कार्ली शे के रूप में मुख्यधारा में सफलता हासिल की। उन्होंने 2008 में आई कार्ली के साउंड ट्रैक के साथ अपने संगीत की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 4 गाने गाए, जिसमें शो का थीम गीत लीव इट ऑल टू मी भी शामिल था। 2009 में उन्होंने अपना पहला विस्तारित प्ले अबाउट यू नाउ रिलीज किया। अगले वर्ष उन्होंने अपना पहला स्टूडियो एल्बम स्पार्क्स फ्लाई रिलीज किया। 2010 से कॉसग्रोव ने डेस्पिकेबल मी फिल्म श्रृंखला में मार्गो को अपनी आवाज दी है। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा विस्तारित नाटक हाई मेंटेनेंस 2011 रिलीज किया और डांसिंग क्रेजी टूर शुरू किया। उन्होंने स्वतंत्र फिल्मों द इंट्रूडर्स 2015, 3022 इंच 2019 और नॉर्थ हॉलीवुड 2021 में अभिनय किया और मिरांडा कॉसग्रोव 2019 वर्तमान के साथ सीबीएस सीरीज मिशन अनस्टॉपेबल की मेजबानी करती है। इसके बाद उन्होंने आई कार्ली के पैरामाउंट प्लस पुनरुद्धार 2021 से 2023 में कार्ली शे की अपनी भूमिका दोहराई, जिसकी उन्होंने कार्यकारी निर्माता भी थीं। उन्होंने ड्रग स्टोर जून और मदर ऑफ द ब्राइड दोनों 2024 फिल्मों में भी अभिनय किया था। प्रारंभिक जीवन कॉसग्रोव का जन्म 14 मई 1993 को लॉन्ग बीच मेमोरियल मेडिकल सेंटर में हुआ था, जहां भावी दोस्त और कोस्टार जेनेट मैककर्डी का भी जन्म हुआ था। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में 5 टॉम कॉसग्रोव के यहाँ, जो ड्राई क्लीनिंग का व्यवसाय करते हैं, 6 और क्रिस नीकेसी, एक गृहिणी। 6 वह आयरिश, अंग्रेजी और फ्रेंच मूल की है। 7 वह एक इकलौती संतान है और 6ठी कक्षा के बाद से उन्हें घर पर ही पढ़ाया गया। 8, 9 बचपन में उन्होंने शरीर की छवि को लेकर संघर्ष किया। 10, 11 अभिनेत्री बनने से पहले वह एक पशु चिकित्सक बनना चाहती थीं। 12, 3 साल की उम्र में लॉस एंजल्स के रेस्तरां टेस्ट ऑफ एले में गाते और नाचते समय एक टैलेंट एजेंट 6 ने उनकी खोज की थी। 13 कॉसग्रोव का कहना है कि जब एजेंट ने उनसे और उनकी मां से संपर्क किया तो उन्होंने वास्तव में कभी अभिनेत्री बनने के बारे में नहीं सोचा था और भाग्यशाली थीं। 14 इसके बाद वह मैकडॉनल्ड्स 15 और मेलो येलो 15 के लिए कई टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी और विभिन्न ब्रांडों के लिए मॉडलिंग भी की। 16 7 साल की उम्र में उन्होंने थिएटर और टेलीविजन भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। 14 आजीविका -2000 कॉसग्रोव पहली बार 2001 में टेलीविजन पर नजर आईं, जब उन्होंने स्मॉलविले के पायलट एपिसोड में युवा लाना लैंग के लिए अपनी आवाज दी। 17 उन्होंने रिचर्ड लिंकलेटर द्वारा निर्देशित स्कूल ऑफ रॉक 2003 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म में उन्होंने समर हैथवे का किरदार निभाया था, जो एक महत्वाकांक्षी और अनुशासित युवा लड़की है, जो अपने नए संगीत शिक्षक जैक ब्लैक के उन्मुक्त स्वभाव के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। ब्लैक के साथ काम करने के बारे में कॉसग्रोव ने कहा कि वह एक सामान्य और अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वह खुद को जैक ब्लैक समझते हों। 18 उन्होंने उस दृश्य को भी विशेष रूप से कठिन बताया जिसमें उनका किरदार गाने की कोशिश करता है। मैं लगभग 5 सालों से गायन की शिक्षा ले रही थी, इसलिए खराब गाना मेरे लिए नया था। निर्देशक बार बार कहते रहे, मिरांडा, इससे भी खराब गाने की कोशिश करो, इसलिए यह अजीब था। 15 स्कूल ऑफ रॉक बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने दुनिया भर में $130 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। 19 और साथ ही आलोचनात्मक रूप से भी सफल रही। न्यूजवीक के डेविड एंसन ने उनके प्रदर्शन को बेहतरीन बताया। 2004 में कॉसग्रोव को टेलीविजन श्रृंखला में पहली प्रमुख भूमिका मिली, जब उन्हें ड्रेक बेल और जोश पेक के साथ निकलोडियन श्रृंखला ड्रेक एंड जोश में कास्ट किया गया। श्रृंखला में उन्होंने शीर्षक पात्रों की शरारती छोटी बहन मेगन पार्कर की भूमिका निभाई। 2005 में कॉसग्रोव को कार्टून नेटवर्क फिल्म हियर कम्स पीटर कॉटनटेल
द मूवी में मंच की भूमिका से सम्मानित किया गया। फिल्म में कॉसग्रोव ने एक मादा चूहे का किरदार निभाया है, जिसे जूनियर और फ्लटर एक बाज से बचाते हैं और जो उनके साहसिक कार्य में उनके साथ शामिल हो जाती है। 22 कॉसग्रोव ने एनिमेटेड कॉमेडी लिलो एंड स्टिच द सीरीज के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई। उन्होंने एक नाटकीय फिल्म में अपनी दूसरी प्रमुख भूमिका तब जीती जब उन्होंने कॉमेडी फिल्म योर्स माइन एंड अवर्स में ड्रेक एंड जोश के अपने सहकलाकार ड्रेक बेल के साथ काम किया। योर्स माइन एंड अवर्स तीसरे स्थान पर खुली, जिसने अपने पहले सप्ताहांत में यूएस बॉक्स ऑफिस पर $17 मिलियन की कमाई की। 24 कॉसग्रोव की तीसरी नाटकीय रिलीज कीपिंग अप विद द स्टीन्स 2006 में रिलीज हुई थी। इसे आम तौर पर आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। 25-26 कॉसग्रोव लगभग 2009 आईकार्ली के सेट पर। कॉसग्रोव ने कई निकेलोडियन श्रृंखला में अतिथि भूमिका निभाई, जिनमें से पहली जोई 101 में पैगी हॉवर्ड के रूप में थी। बाद में कॉसग्रोव ने अनफेबुलस के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स ने अभिनय किया था। कॉसग्रोव को तब सिटकॉम आईकार्ली में मुख्य किरदार के लिए चुना गया, जिसका प्रीमियर 8 सितंबर 2007 को हुआ था। निर्माता डैन श्नाइडर ने आईकार्ली को युवाओं की इंटरनेट में रुचि के अनुसार तैयार किया। दर्शक अपने वीडियो सबमिट कर सकते थे और सिटकॉम में शामिल हो सकते थे। 27 अंतिम ड्रेक एंड जोश एपिसोड 16 सितंबर 2007 को प्रसारित किया गया था। 2008 की गर्मियों तक आईकार्ली 9 से 14 जनसांख्यिकीय में तीसरी सबसे ज्यादा रेट की गई श्रृंखला थी। आईकार्ली सेव्स टीवी स्पेशल जून 2008 में केबल टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन शो बन गया। 15 एक रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में उनकी शुरुआत आईकार्ली थीम गीत लीव इट ऑल टू मी से हुई। 28 जिसमें ड्रेक बेल थे और इसे 2 दिसंबर 2007 को एकल के रूप में रिलीज किया गया था। 29 जून 2008 में कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने आईकार्ली साउंड ट्रैक जारी किया, जिसमें कॉसग्रोव द्वारा गाए गए 4 गाने थे और यह बिलबोर्ड किड एल्बम चार्ट पर नंबर 1 पर शुरू हुआ। 30-31 स्टे माई बेबी को एल्बम से एक प्रमोशनल सिंगल के रूप में रिलीज किया गया था। दिसंबर 2008 में 2 घंटे की फिल्म मेरी क्रिसमस ड्रेक एंड जोश को बढ़ावा देने के लिए क्रिसमस गीत क्रिसमस रैपिंग का एक कवर जारी किया गया था। 28 जनवरी 2009 को कॉसग्रोव ने अबाउट यू नाउ को उसी नाम के अपने आगामी डेब्यू विस्तारित नाटक से मुख्य एकल के रूप में रिलीज किया, जिसे 3 फरवरी 2009 को रिलीज किया गया था। अबाउट यू नाउ बिलबोर्ड हॉट 100 पर 47वें स्थान पर पहुंच गया। 33, 34, 35 2009 की एनिमेटेड फिल्म क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स को बढ़ावा देने के लिए कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने अगस्त 2009 में एक साथ संगीत वीडियो के साथ प्रचार एकल रेनिंग सनशाइन जारी किया। 36, 37 कॉसग्रोव 2009 की एमटीवी की फीमेल पॉप रूकीज में से एक बन गई। 38 उसी वर्ष कॉसग्रोव की सीधे टू डीवीडी फिल्म द वाइल्ड स्टैलियन 2009 में भूमिका थी। 2010 के दशक 2010 मच म्यूजिक वीडियो अवार्ड्स में कॉसग्रोव 17 मार्च 2010 को यह बताया गया कि कॉसग्रोव ने आईकार्ली के 26 अतिरिक्त एपिसोड करने के लिए कथित तौर पर कम से मध्य सातांकरा रेंज में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 39 कॉसग्रोव ने जुलाई 2010 में जारी यूनिवर्सल स्टूडियो एनिमेटेड फीचर डेस्पिकेबल मी में मार्गो की आवाज भी दी। 2010 में कॉसग्रोव ने अपने डेब्यू स्टूडियो एल्बम स्पार्क्स फ्लाई के लिए गीतकारों द मैट्रिक्स, डॉल्यूक, मैक्स मार्टिन, सेंटिस ली हेवुड और डैनियल जेम्स के साथ काम किया। किसिन यू को स्पार्क्स फ्लाई से एकमात्र एकल के रूप में रिलीज किया गया और 12 मार्च 2010 को रयान सीक्रेस्ट के रेडियो शो में प्रीमियर किया गया। 40 किसिन यू कॉसग्रोव की सबसे अधिक बिकने वाली एकल रिलीज बन गई। 41, 42
स्पार्क्स फ्लाई अप्रैल 2010 में रिलीज हुई 43 और यूएस बिलबोर्ड 200 चार्ट पर 8वें स्थान पर पहुंच गई। मार्च 2011 में कॉस्ग्रोव ने अपना अनुवर्ती ईपी हाई मेंटेनेंस रिलीज किया 44। इससे पहले एकल डांसिंग क्रेजी रिलीज हुआ था, जिसे मैक्स मार्टिन, शेलबैक और एवरिल लेविग्ने ने लिखा था और मार्टिन और शेलबैक द्वारा निर्मित किया गया था। 45। यह एकल बिलबोर्ड हॉट 100 पर 100वें स्थान पर पहुंच गया। 44। 24 जनवरी 2011 को उन्होंने डांसिंग क्रेजी टूर शुरू किया। यह दौरा मिसौरी में शुरू हुआ, पूरे अमेरिका में घूमा और ओहियो में समाप्त हुआ। 15 जुलाई 2011 को यह दौरा डांसिंग क्रेजी समर टूर शीर्षक के साथ जारी रहा। कॉस्ग्रोव ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की यात्रा की और संगीत समारोहों और राज्य मेलों में प्रदर्शन किया। 46। 17 मई 2012 को यह घोषणा की गई कि आईकार्ली का छठा सीजन इसका आखिरी होगा। 47। श्रृंखला का समापन आई गुडबाय 23 नवंबर 2012 को प्रसारित हुआ। 48। 24 जनवरी 2012 को कॉस्ग्रोव को आईकार्ली साउंड ट्रैक आईकार्ली आई साउंड ट्रैक 2 में दिखाया गया था। 49 जून 2012 में आईकार्ली के समापन के फिल्मांकन के बाद कॉस्ग्रोव ने जुलाई और अगस्त 2012 में समर टूर नामक एक नए दौरे की शुरुआत की। 15 फरवरी 2013 को डेडलाइन ने बताया कि कॉस्ग्रोव गर्लफ्रेंड इन अ कोमा में अभिनय करेंगी, जो एनबीसी के लिए लिज ब्रिक्सियस द्वारा लिखित और डगलस कूपलैंड के इसी शीर्षक वाले उपन्यास पर आधारित एक टेलीविजन सीरीज है। 50 हालांकि निर्माण संबंधी कठिनाइयों के कारण परियोजना रद्द कर दी गई। 51 कॉस्ग्रोव ने 5 जून को रिलीज हुई डेस्पिकेबल मी 2 में मार्गो के किरदार को फिर से आवाज दी। 52 2013 में वह एनिमेटेड शॉर्ट फिल्मों ट्रेनिंग व्हील्स में मार्गो और ग्रूज गर्ल्स में सवाना के रूप में दिखाई दीं। दिसंबर में उन्होंने द टुडे शो में घोषणा की कि वह एक नया एल्बम रिकॉर्ड कर रही है। 53 54 2014 में कॉस्ग्रोव ने एनिमेटेड फिल्म ए माउस टेल में आवाज का काम किया, जिसे 10 फरवरी 2015 को डीवीडी पर रिलीज किया गया था। 55 कॉस्ग्रोव ने ऑस्टिन बटलर के साथ हॉरर फिल्म द इंट्रूडर्स में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने रोज हेल्शफोर्ड की भूमिका निभाई। 56 उन्हें एनबीसी सिटकॉम क्राउडेड में कास्ट किया गया था, जो 15 मार्च से 22 मई 2016 तक प्रसारित हुआ था। 57 2017 में कॉस्ग्रोव ने डेस्पिकेबल मी 3 में एक बार फिर मार्गो के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो 14 जून 2017 को रिलीज हुई थी। 58 2019 में वह सीमित बजट की नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन फिल्म 3022 में दिखाई दीं। 59 2019 से वह मिरांडा कॉस्ग्रोव के साथ मिशन अनस्टॉपेबल की होस्ट रही है, एक शो जो सीबीएस पर प्रसारित होता है। 60 और अभिनेत्री को 2020 में डेटाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 61 2020 के दशक 2021 में कॉस्ग्रोव ने स्वतंत्र फिल्म नॉर्थ हॉलीवुड में राहेल की भूमिका निभाई। 62 उन्होंने आईकार्ली पुनरुद्धार में कार्लिशे के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसका प्रीमियर जून 2021 में पैरामाउंट प्लस पर हुआ और जुलाई 2023 तक 3 सीजन तक चला। 63 64 उन्होंने श्रृंखला के लिए एक कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 65 जिस पर कॉस्ग्रोव ने कहा, मुझे बहुत कम उम्र से पता था कि शो के कार्यकारी निर्माता को लगभग हर पहलू पर फैसला कैसे लेना है। अब मुझे हर चीज में अपनी बात रखने का मौका मिला है। 66 पहले सीजन को रॉटन टोमाटोज पर 100% रेटिंग मिली थी। 67 उन्होंने 2022 किड्स चॉइस अवार्ड्स में पसंदीदा महिला टीवी स्टार का पुरस्कार जीता। 68 कॉस्ग्रोव ने कॉमेडी फिल्म ड्रगस्टोर जून में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसने फरवरी 2024 में एक सीमित नाटकीय रिलीज अर्जित की। 70 71 उन्होंने अगली बार नेटफ्लिक्स फिल्म मदर ऑफ द ब्राइड में ब्रुक शील्ड्स के साथ अभिनय किया। 72 जिसे मई 2024 में रिलीज किया गया था।
फिल्म के साथ अपने अनुभव के बारे में कॉसग्रोव ने कहा कि इस फिल्म के सभी लोग बहुत अच्छे थे, क्रू से लेकर सभी अभिनेताओं तक। यह मेरे जीवन में इससे अधिक सही क्षण पर नहीं आ सकता था। 73 जबकि मदर ऑफ द ब्राइड को मिश्रित समीक्षा मिली। पेस्ट की एमी अमाटेंजेलो का मानना था कि कॉसग्रोव फिल्म के भावनात्मक क्षणों में चमकती है। 74 और वैरायटी की कोर्टनी हॉवर्ड ने उनके प्रदर्शन को सूक्ष्म और विचारशील कहा। 75 मीडिया छवि कॉसग्रोव को 2000 के दशक और 2010 के शुरुआती दशक की टीन आइडल माना जाता है, दोनों निकेलोडियन भूमिकाओं और उनके संगीत कैरियर के लिए। 77 78 उन्होंने इसे चुनौतीपूर्ण पाया। पीपल पत्रिका को बताया कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं और कोई आपको रोल मॉडल कर रहा होता है तो ऐसा होता है। ओह नहीं, मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन आप पूरी तरह से तैयार भी नहीं होते हैं और आप वास्तव में नहीं जानते कि रोल मॉडल कैसे बने। इसलिए इसके बारे में अच्छी चीजें हैं, लेकिन यह चुनौतीपूर्ण भी है। 79 मीडिया में उन्हें कैसे देखा जाता है। इस पर कॉसग्रोव ने बस्टल को बताया कि अभी भी मेरे अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जो ऐसा है। यह अच्छा होगा अगर लोग मुझे एक अलग रोशनी में देख सके। मुझे अपना छोटा सा बुलबुला और अपनी जिंदगी पसंद है। इसलिए मैं अक्सर उलझन में रहता हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि मुझे सोशल मीडिया पर कितना कुछ डालना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में कितना जानें। शायद यह अच्छा है कि लोग मेरे बारे में सिर्फ एक ही बात सोचते हैं, और कम से कम यह एक अच्छी बात है, और फिर मैं अंदर से अपनी जिंदगी जी सकता हूं। 73 कॉमन सेंस मीडिया ने कॉसग्रोव को 2011 का रोल मॉडल चुना था, जो उस समय सम्मानित होने वाली सबसे कम उम्र की कलाकार थीं। 80 81 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 2012 संस्करण में कॉसग्रोव को सबसे अधिक भुगतान पाने वाली बाल अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 82 83 कॉसग्रोव को 2022 में फोर्ब्स पत्रिका की 30 अंडर 30 इंच सूची में शामिल किया गया था। 84 85 कॉसग्रोव ने रॉब ग्रोनकोव्स्की के साथ 2022 किड्स चॉइस अवार्ड्स की मेजबानी की। 86 वह 2020 में व्हिटनी कमिंग्स के गुड फॉर यू पॉडकास्ट में दिखाई दी और उनके अपशब्दों का एक क्लिप 2 साल बाद 2022 में टिकटॉक पर वायरल हो गया। 87 88 व्यक्तिगत जीवन कॉसग्रोव ने मनोविज्ञान में डिग्री के साथ दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 89 90 91 92 वह मेम्फिस टेनेसी में सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल की एक सक्रिय समर्थक है। 93 वह अन्य बच्चों के अस्पतालों का भी दौरा करती है और संगीत के माध्यम से शिक्षा को अपने पसंदीदा दान में से एक मानती है। 94 वह लाइट द नाइट वॉक की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो एक संगठन है जो रक्त कैंसर के लिए जागरूकता पैदा करता है। 95 2014 में कॉसग्रोव को लॉस एंजिल्स की एक अदालत से एक स्टॉकर के खिलाफ निरोधक आदेश मिला था, जिसने कथित तौर पर उनका पीछा किया था, उन्हें अनचाहे उपहार भेजे थे और आत्महत्या की धमकी दी थी। 96 बाद में उस व्यक्ति को उस आदेश का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई। 97 16 दिसंबर 2016 को एक व्यक्ति ने आउटपोस्ट एस्टेट स्थित कॉसग्रोव के घर के पास एक कार में एक महिला को गोली मार दी और फिर कॉसग्रोव के आंगन में खुद को आग लगाकर खुद को गोली मार ली। वह व्यक्ति घटनास्थल पर मृत पाया गया। पियर्सन डेनफोर्डे एक जन्म 6 नवंबर 1991 एक अमेरिकी अभिनेता, इंटरनेट व्यक्तित्व और मॉडल है, जो डिज्नी चैनल के जेसी में ब्रूक्स और 2015 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म नाओमी एंड एलीज नो किस लिस्ट में एली की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। फोर्डे ने सीबीएस ड्रामा सीरीज द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल में थॉमस फॉरेस्टर का किरदार निभाया है, साथ ही टैकोमा एफडी, डायनेस्टी और द रियल ब्रदर्स ऑफ सिमी वैली में भी काम किया है। फोर्डे इससे पहले CW पायलट, ग्लैमर्स में अभिनय कर चुके हैं। प्रारंभिक जीवन
फोर्डे का जन्म वाशिंगटन के पूर्वी हिस्से के एक छोटे से कस्बे मोसेस लेक में रॉन और रॉबिन के घर हुआ था। उनके दो बड़े भाई प्रेस्टन और पेटन और एक छोटी बहन फेरॉन है। वे अपने परिवार के साथ वहीं एक खेत में पले बड़े। 13 साल की उम्र में, जब वे अभी हाई स्कूल में थे, उन्होंने पियर्स्ट प्रोडक्शंस की स्थापना की, जिसमें उन्होंने 20 से ज्यादा लघु फिल्मों का निर्माण किया, लेखन किया और मुख्य भूमिकाएं निभाईं। एक स्थानीय कॉलेज से एए की डिग्री लेकर हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। वे वर्तमान में लॉस एंजिल्स में रहते हैं। 3. आजीविका। अभिनय। फोर्डे ने 2012 में निकलोडियन सिटकॉम आईकार्ली से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने टॉड की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्हें 2 सीजन तक चलने वाली वेब सीरीज रनवेज में जेरेड की मुख्य भूमिका के लिए यूट्यूब सोप ओपेरा पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन फिल्म रेथ ऑफ गॉड, कॉन्फ्रंटेशन में क्रूगर की भूमिका और हॉलो लेडीज में अतिथि भूमिका निभाई। 2013 से 2014 तक फोर्डे ने वेब सीरीज स्टोरी टेलर्स में ब्लेजर का किरदार निभाया। 2014 में उन्होंने हॉरर फिल्म इंडिजिनस में अभिनय किया, जिसे ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, और उन्होंने किल गेम और ड्रेग वर्म्स फिल्मों में भी अभिनय किया। उन्होंने डिज्नी चैनल सीरीज जेसी में 5 एपिसोड की कहानी के लिए एक आवर्ती भूमिका भी निभाई। 2015 में फोर्डे ने रोमांटिक कॉमेडी इंडी फिल्म नाओमी एंड एली की नो किस लिस्ट में विक्टोरिया जस्टिस के साथ एली की भूमिका निभाई। वह सीबीएस डे टाइम सोप ओपेरा द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल में थॉमस फॉरेस्टर की भूमिका निभाने के लिए टीवी पर भी लौटे। 7 सितंबर 2017 को सोप ओपेरा डाइजेस्ट ने घोषणा की कि फोर्डे थॉमस की भूमिका छोड़ देंगे। उन्होंने 13 सितंबर 2017 को अपनी अंतिम उपस्थिति दर्ज की। 6 2018 में एक अल्पकालिक कहानी के लिए थॉमस के अपने चित्रण को दोहराने से पहले। 8 फोर्डे फिल्म द मैन फ्रॉम टोरंटो में दिखाई देते हैं, जो केविन हार्ट, वुडी हैरेल्सन और केली कुओको अभिनीत एक एक्शन कॉमेडी है। नमूना। फोर्डे ने 2011 में विल्हेल्मिना मॉडल्स के साथ अनुबंध किया। एक मॉडल के रूप में उन्हें स्टार ऑफ द ईयर, बेस्ट रनवे वॉक, बेस्ट फैशन प्रिंट फोटोज, बेस्ट सीन परफॉर्मेंस, बेस्ट टीवी कमर्शियल रीड ब्यूटी और बेस्ट स्माइल जैसे कई पुरस्कार मिले। एक मॉडल के रूप में उन्होंने ब्रूस वेबर के साथ एबरक्रॉम्बी एंड फिच, वैनिटी फेयर, जी स्टार, डिमांड मैगजीन, अकीरा क्लोथिंग, गिली हिक्स और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय ब्रांडों और प्रकाशनों के लिए शूटिंग की। 9 व्यक्तिगत जीवन। जून 2019 में फोर्डे ने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि उन्हें ब्रेन ट्रॉमा और ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा था, और अपने ब्लैकआउट पर नजर रखने के लिए वे हार्ट मॉनिटर पहन रहे थे। अब वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और गंभीर रूप से घायल लोगों और जो मदद करना चाहते हैं, उनकी मदद करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। पियर्सन को मोटरसाइकिल चलाना, स्काई डाइविंग, पार्कौर पसंद है और लॉस एंजिल्स में सेविंग इनोसेंस, हीफर इंटरनेशनल और सेंट जूड्स जैसे चैरिटी संगठनों के साथ सक्रिय रूप से स्वयंसेवा करना पसंद है। 10 फोर्डे ने 2020 में अभिनेत्री सैक्सन शार्बिनो को डेट करना शुरू किया। टॉरेंस कुम्प्स, जन्म 14 जून 1983, एक कनाडाई अभिनेता है। उन्हें शायद द ट्यूडर्स 2007 से 2010 में, थॉमस कल्पेपर, रेन 2013 से 2017 में फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय और उनकी मुख्य प्रेमिका डायने डी पोइटियर्स के नाजायज बेटे सेबेस्टियन, बैश डी पोइटियर्स और द ओरिजिनल्स में डेक्लन की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। कुम्प्स का जन्म और पालन पोषण वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में हुआ था। एक खुद को बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए वह स्कूल के गायक मंडली में शामिल हो गए और जल्द ही उन्हें संगीत नाटक कैट्स में रम टम टगर की भूमिका निभाने का मौका मिला। 2 इस भूमिका की तैयारी के लिए उन्होंने एल्विस प्रेस्ली के
एक संगीत कार्यक्रम का वीडियो किराए पर लिया। कूम्ब्स के पास कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों की दोहरी नागरिकता है। 3. उन्होंने यूनिवर्सिटी हिल सेकेंडरी स्कूल में हाई स्कूल के दौरान थिएटर भूमिकाएं करना जारी रखा और अंततः वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में अभिनय कार्यक्रम में दाखिला लिया। 4. आजीविका थिएटर। कूम्ब्स वैंकूवर में आयोजित होने वाले वार्षिक व्यावसायिक शेक्सपियर महोत्सव बार्ड ऑन द बीच में प्रस्तुतियों में दिखाई दिए हैं। वे संगीत में नाटक ए लिटिल नाइट म्यूजिक में भी दिखाई दिए हैं। टेलीविजन पर उनकी पहली प्रमुख भूमिका 2008 की सीबीसी कॉमेडी सीरीज जेपॉड में जॉन डो की थी, जो डगलस कूपलैंड के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। कूम्ब्स 2009 की टेलीविजन सीरीज बैटलस्टार गैलाक्टिका के एक एपिसोड में लांस कॉर्पोरल सी. सेलर्स की भूमिका में भी दिखाई दिए। 2010 में कूम्ब्स टेलीविजन सीरीज द ट्यूडर्स में थॉमस कल्पेपर और सीबीसी के हार्टलैंड में चेज पॉवर्स की आवर्ती भूमिका में दिखाई दिए। 2011 में उन्होंने हुलू ड्रामा सीरीज एंडगेम में सैम बेस्ट की सहभूमिका निभाई। 11 मार्च 2013 को यह घोषणा की गई कि कूम्ब्स को सीडब्ल्यू पीरियड ड्रामा सीरीज रेन में सेबस्टियन के रूप में मुख्य भूमिका में लिया गया था। 5 रेन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 2014 मोंटे कार्लो टेलीविजन फेस्टिवल में ड्रामा टीवी सीरीज में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। 6. 2016 की शुरुआत में कूम्ब्स ने तीसरे सीजन के अंत में रेन से एक नियमित श्रृंखला के रूप में प्रस्थान करने का फैसला किया, भविष्य के एपिसोड में अतिथि कलाकार के रूप में लौटने की संभावना के साथ। 7. मार्च 2016 में यह घोषणा की गई थी कि कॉम्ब्स एबीसी पर शोंडा रिम्स की नई श्रृंखला स्टिल स्टारक्रॉस्ट के लिए एक नियमित श्रृंखला के रूप में अभिनय करेंगे। 8. अगस्त 2017 में यह घोषणा की गई थी कि कूम्ब्स द ओरिजिनल्स के अंतिम सीजन में एक आवर्ती भूमिका में अभिनय करेंगे। 9. पतली परत। 2009 में उन्होंने लघु फिल्म द फैमिलियर में सैम मैथेसन की भूमिका निभाई और लघु फिल्म गुड इमेज मीडिया में पीजे की भूमिका निभाई। 2012 में उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर लायर्स ऑल में अभिनय किया। व्यक्तिगत जीवन। कूम्ब्स ने 2010 में मिस यूएसए 2011 एलिसा कैम्पानेला को डेट करना शुरू किया। 12 जून 2015 को यह घोषणा की गई कि उनकी सगाई हो गई है। 2 अप्रैल 2016 को इस जोड़े ने कैलिफोर्निया के सांता यनेज में शादी कर ली। 11 अप्रैल 2019 में इस जोड़े ने अलग होने की घोषणा की और उसी वर्ष तलाक ले लिया। मैडिसन मिशेल पेटिस, 1, जन्म 22 जुलाई 1998, 2-3, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्हें डिज्नी चैनल की कॉमेडी सीरीज कोरी इन द हाउस में सोफी मार्टिनेज, 2007 की फिल्म द गेम प्लान में पीटन केली और 2011 की कनाडाई कॉमेडी सीरीज लाइफ विद बॉयज में एली ब्रूक्स की भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। मैडिसन मिशेल पेटिस का जन्म 22 जुलाई 1998 को 234 अर्लिंगटन, टेक्सास में हुआ था। 5 उनके पिता स्टीवन पेटिस अफ्रीकी अमेरिकी है और उनकी मां मिशेल डल्लावा इतालवी, आयरिश और फ्रांसीसी वंश की है। 6, 7, 8 बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम स्टीवन जूनियर है। 9, 10 आजीविका। पेटिस को पहली बार तब देखा गया जब उनकी मां ने स्थानीय पेरेंटिंग पत्रिका फोर्ट वर्थ चाइल्ड द्वारा आयोजित वार्षिक कवर सर्च में प्रवेश किया। 11 अपने करियर के शुरुआती दिनों में पेटिस 2005 और 2006 में बार्नी एंड फ्रेंड्स 5 में ब्रिजेट के रूप में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने गाया, नृत्य किया और अभिनय किया। पेटिस को 2006 में पहली बड़ी भूमिका मिली जब उन्हें 2007 की डिज्नी फिल्म द गेम प्लान में ड्वेन जॉनसन के क्वार्टरबैक किरदार की लंबे समय से खोई हुई बेटी पेटन केली के रूप में लिया गया। 12, 13, 14
2007 में पेटिस को 2008 की फिल्म फ्री स्टाइल में कॉर्बिन ब्लू के किरदार की बहन बेली ब्रायंट के रूप में लिया गया। 15/16 2008 में उन्होंने डॉ. सीस के हॉर्टन हियर्स ए हू में एक छोटी भूमिका निभाई और ए मपेट्स क्रिसमस लेटर्स टू सांता में एक भूमिका निभाई। 17 उन्होंने 2008 की विल स्मिथ फिल्म 7 पाउंड्स में लोरेना के रूप में भी एक छोटी भूमिका निभाई और इसके 2014 के सीक्वल मोस्टली घोस्टली एव यू मेट माई गर्लफ्रेंड 18 में भूत तारा रोलैंड की भूमिका निभा रही है। पेटिस ने कोरी इन द हाउस में सोफी 19 की भूमिका निभाई जो राष्ट्रपति की बेटी थी और हन्ना मोंटाना के एक एपिसोड में भी यही भूमिका निभाती हुई दिखाई दी। उन्होंने द 4400 के एक एपिसोड में इसाबेल टायलर का किरदार निभाया। वह 2007 के डिज्नी चैनल गेम्स की कमेंटेटर थीं और डिज्नी चैनल की एनिमेटेड सीरीज स्पेशल एजेंट ओसो में उनकी आवाज थी। 2009 में पेटिस गेम शो आर यू स्मार्टर देन अ पांचथ ग्रेडर के सिंडिकेटेड संस्करण में खुद के रूप में दिखाई दीं। 2011 में पेटिस को 2 मुख्य भूमिकाएं मिली, एनिमेटेड सीरीज जेक एंड द नेवरलैंड पायरेट्स में इजी की आवाज की भूमिका 20 और कनाडाई टेलीविजन सीरीज लाइफ विद बॉयज में एली ब्रूक्स की भूमिका 21। 2012 में उन्होंने डिज्नी एक्सरी सीरीज लैब रैट्स में एक आवर्ती भूमिका शुरू की। 19 अक्टूबर 2014 को पेटिस ने फेसबुक के माध्यम से पुष्टि की कि वह द फॉस्टर्स में अतिथि भूमिका निभाएंगी। 23/24 2015 में उन्हें डिज्नी चैनल की एनिमेटेड सीरीज द लायन गार्ड और इसकी टेलीविजन फिल्म पूर्ववर्ती द लायन गार्ड रिटर्न ऑफ द रोअर में एक आवाज की भूमिका में लिया गया था। मेडेलिन आर्थर, जन्म 10 मार्च 1997, एक अमेरिकी और कनाडाई अभिनेत्री है। उन्हें नेटफ्लिक्स की सस्पेंस थ्रिलर सीरीज डेविल इन ओहायो में वर्कप्लेस कॉमेडी सीरीज ब्लॉकबस्टर में हन्ना हेडमैन और टू ऑल द बॉयज फिल्म सीरीज में क्रिस्टीन की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2 प्रारंभिक जीवन। आर्थर का जन्म और पालन पोषण वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में जेन, नी वाल्टर और ब्रायन आर्थर के घर हुआ था। उन्होंने सर विंस्टन चर्चिल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्हें अपनी स्नातक कक्षा के सहवेलेडिक्टोरियन में से एक चुना गया था। 3 अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने से पहले आर्थर 13 साल तक एक प्रतिस्पर्धी जिम्नास्ट थीं। 3 वह धाराप्रवाह फ्रेंच बोलती है। 4 आजीविका। 2010 के दशक। 2011 में आर्थर ने हॉरर फंतासी श्रृंखला द हंटिंग आवर द सीरीज के एपिसोड ड्रीम कैचर में मेग के रूप में अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की। 5/6 उन्होंने एक्शन एडवेंचर सीरीज स्पूक्सविले के एपिसोड द नोवंस में एक अतिथि भूमिका निभाई। उन्हें 2014 के जॉय अवार्ड्स में यंग एक्ट्रेस एज 10 से 19 इन ए टीवी सीरीज ड्रामा या कॉमेडी गेस्ट स्टारिंग या प्रिंसिपल के लिए नामांकित किया गया था। CW साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज द टुमारो पीपल के 4 एपिसोड में उनकी आवर्ती भूमिका थी। उन्होंने 2014 के जॉय अवार्ड्स में यंग एक्ट्रेस एज 15 से 19 इन ए टीवी सीरीज ड्रामा सपोर्टिंग रिकरिंग के लिए जीता। 2015 में आर्थर ने थ्रिलर ड्रामा टेलीविजन फिल्म रिलक्टेंट विटनेस में बेकी कॉलिंस की सहायक भूमिका निभाई। 2016 में आर्थर ने थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज द फैमिली में एलिसन पिल के किरदार विला वॉरेन के युवा संस्करण की भूमिका निभाई। 7 2018 में आर्थर सिफी फैंटेसी सीरीज द मैजिशियन के तीसरे सीजन में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने फ्रेवॉ की आवर्ती भूमिका निभाई। 8 उसी वर्ष आर्थर को नेटफ्लिक्स की किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म टू ऑल द बॉयज आईव लव्ड बिफोर में क्रिस्टीन की भूमिका में लिया गया। फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें 2018 जॉय अवार्ड में एक फीचर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए नामांकित किया। 9 2019 में आर्थर ने HP लवक्राफ्ट की 1927 की इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म कलर आउट ऑफ स्पेस 10 में निकोलस केज,
जोली रिचर्डसन, ब्रेंडन मेयर और जूलियन हिलियार्ड के साथ सहअभिनय किया, जहां उन्होंने लाविनिया गार्डनर की भूमिका निभाई। 11-12 2020 के दशक 2020 की शुरुआत में आर्थर ने किशोर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म टू ऑल द बॉयज PS आई स्टिल लव यू में अपनी भूमिका दोहराई, जो टू ऑल द बॉयज फिल्म श्रृंखला की दूसरी किस्त थी, जिसे 12 फरवरी 2020 को विशेष रूप से नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 13 उसी वर्ष वह TNT पोस्टेपोकैलिक थ्रिलर श्रृंखला स्नोपियर्सर के पहले सीजन में दिखाई दीं। 2021 में आर्थर ने टू ऑल द बॉयज फिल्म सीरीज की तीसरी और आखिरी किस्त, टू ऑल द बॉयज ऑलवेज एंड फॉरएवर में अपनी भूमिका दोहराई, जो 12 फरवरी 2021 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। 14 उसी वर्ष उन्हें सिटकॉम सीरीज चैड में एक आवर्ती भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने 2 एपिसोड में मार्जोरी की भूमिका निभाई। उन्हें डार्क कॉमेडी सीरीज गिल्टी पार्टी में 5 एपिसोड में एम्बर की भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया, जिसका प्रीमियर 14 अक्टूबर 2021 को पैरामाउंट प्लस पर हुआ। 15 2022 में आर्थर को पोलाटिन की इसी नाम की किताब पर आधारित सस्पेंस थ्रिलर लिमिटेड सीरीज डेविल इन ओहियो में की मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जो 2 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स के लिए रिलीज हुई। 16 टेलीविजन में उनके प्रदर्शन ने उन्हें वैंकूवर, कनाडा में 2023 UBCP ACTRA अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ लीड परफॉर्मेंस सीरीज के लिए नामांकन दिलाया। 17 उसी वर्ष उन्हें स्टोर की एक युवा कर्मचारी हन्ना हेडमैन की मुख्य भूमिका में लिया गया, जो कार्लोस की दोस्त भी है, कार्यस्थल कॉमेडी सीरीज ब्लॉकबस्टर में, जिसका प्रीमियर 3 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर हुआ था। 18-19 2023 में आर्थर ने क्रिस मैकनली और जूली गोंजालो 20 के साथ हॉलमार्क कॉमेडी ड्रामा फिल्म 3 बेड, 2 बाथ, 1 घोस्ट में रूबी बेकर की भूमिका निभाई। फ्रांसिस लुइस फिशर, एक जन्म 11 मई 1952, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने थिएटर में अपना करियर शुरू किया और बाद में CBS डेटाइम सोप ओपेरा द एज ऑफ नाइट 1976 से 1981 में जासूस डेबोरा सेक्सन के रूप में अभिनय किया। फिल्म में वह अनफॉरगिवेन 1992, टाइटैनिक 1997, ट्रू क्राइम 1999, हाउस ऑफ सैंड एंड फॉग 2003, लॉज ऑफ अट्रैक्शन 2004, द किंगडम 2007, इन द वैली ऑफ एला 2007, जोलेन 2008, द लिंकन लॉयर 2011 और द होस्ट 2013 में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। 2014 से 2015 तक फिशर ने ABC ड्रामा सीरीज रिसर्जेक्शन में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फिशर का जन्म 11 मई 1952 को इंग्लैंड के मिलफोर्ड ऑन सी में हुआ था। 2-3 वे अमेरिकी माता-पिता ओल्गा रोजीन, नी मोएन, एक गृहिणी, और विलियम इरविंग बिल फिशर सीनियर, एक तेल रिफाइनरी निर्माण अधीक्षक की बेटी थीं। उनके पिता रूस यहूदी और हंगेरियन यहूदी वंश के थे। 4 जबकि उनकी मां नॉर्वेजियन वंश की थीं। 5-15 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले वह अपने पिता की नौकरी के कारण 9 बार स्थानांतरित हुई और यात्रा की। इटली, तुर्की, कोलंबिया, फ्रांस, कनाडा और ब्राजील सहित स्थानों की यात्रा की। 6-7-8 जब वह 15 साल की थीं, तब उनकी मां का देहांत हो गया और उन्होंने अपने छोटे भाई की परवरिश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 7 उन्होंने टेक्सास के ऑरेंज में लूचर स्टार्क हाई स्कूल से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने थिएटर प्रस्तुतियों में प्रदर्शन किया और बाद में एक सचिव के रूप में काम किया। 9 आजीविका। थिएटर रंगमंच में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हुए वह न्यूयॉर्क शहर चली गईं, जहां उन्होंने क्षेत्रीय और ऑफ ब्रॉडवे प्रस्तुतियों में 14 साल का रंगमंचीय करियर बिताया। वह एक्टर्स स्टूडियो से जुड़ गईं, जहां उन्होंने ली स्ट्रैसबर्ग के साथ अध्ययन किया। 6 फिशर एबिंगरन, वर्जीनिया चली गईं, जहां उन्होंने साल भर चलने वाले रिपर्टरी थिएटर, बार्टर थिएटर में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की।
अगले 10 वर्षों के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क शहर और पूर्वी तट के आसपास के क्षेत्रीय थिएटरों में रंगमंच पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने रंगमंच में भी वापसी की। उन्होंने शिकागो के गुडमैन थिएटर में निर्मित आर्थर मिलर के अंतिम नाटक फिनिशिंग द पिक्चर और लॉस एंजिल्स के मार्क टेपर फोरम में 2006 में द चेरी ऑर्चर्ड के निर्माण में अभिनय किया। 2015 में उन्होंने लॉस एंजिल्स में माई चाइल्ड, मदर्स ऑफ वॉर के कलाकारों का नेतृत्व किया और 2019 में उन्होंने ग्रेगरी हैरिसन के साथ द लायन इन विंटर के लगुना प्लेहाउस प्रोडक्शन में अभिनय किया। 10, 11, 12 टेलीविजन फिशर 2007 जूल्स वर्ने एडवेंचर फिल्म स्पेशल अवार्ड्स प्रस्तुति में। फिशर ने 1976 से 1981 तक एबीसी के डेटाइम सोप ओपेरा द एज ऑफ नाइट में जासूस डेबोरा सैक्सन की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि प्राप्त की। बाद में वह 1985 में सीबीएस के गाइडिंग लाइट में सुजेट सैक्सन के रूप में शामिल हुई। डेटाइम टेलीविजन छोड़ने के बाद फिशर ने एबीसी कॉमेडी सीरीज रोजीन के पहले सीजन में द लोबो में बारटेंडर सवाना की अतिथि भूमिका निभाई। वह न्यूहार्ट, मैटलॉक और इन द हीट ऑफ द नाइट में भी दिखाई दीं। फिशर को मूल रूप से एबीसी सिटकॉम होम इम्प्रूवमेंट में जिल टेलर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, लेकिन शुरुआती फिल्मांकन के बाद उन्हें बदल दिया गया क्योंकि निर्माताओं को लगा कि उनके पायलट एपिसोड का प्रदर्शन दर्शकों को पसंद नहीं आया। उन्हें 1992 की अल्पकालिक एबीसी ग्रीष्मकालीन श्रृंखला ह्यूमन टारगेट, मूल रूप से 1990 में फिल्माया गया। अक्टूबर 1991 में श्रृंखला शुरू होने तक उनकी भूमिका को फिर से तैयार किया गया था और उनकी जगह अभिनेत्री सिग्नी कोलमैन को लिया गया था, के अप्रसारित पायलट में लिया गया था। राजनीतिक गतिविधियां फिशर को एक प्रगतिशील डेमोक्रेट के रूप में वर्णित किया गया है। 22-23 उन्होंने एसएजीएफटीआरए लॉस एंजिल्स चैप्टर की पहली उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। 24-25 और साथ ही 2004 से स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड नेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्य है। एएफटीआरए के साथ विलय से पहले 26 और विलय के बाद 27 2014 में कैलिफोर्निया में हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा चुनावों में फिशर ने जिला 33 की स्वतंत्र उम्मीदवार मैरियन विलियमसन, जो एक लेखिका और प्रोजेक्ट एंजेल फूड की संस्थापक है, का समर्थन किया और उनके लिए प्रचार किया। 28-29 फिशर ने बाद में विलियमसन को उनके 2020 के राष्ट्रपति अभियान 30 और फिर उनके 2024 के राष्ट्रपति अभियान के लिए समर्थन दिया। 31 2016 के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी में फिशर ने अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स का समर्थन किया और उनके लिए प्रचार किया। 32-33 उसी वर्ष बाद में जेन फोंडा के 79वें जन्मदिन पर फिशर, फोंडा, लिली टॉमलिन और कैथरीन कीनर ने डकोटा एक्सेस पाइपलाइन के खिलाफ स्टैंडिंग रॉक विरोध के समर्थन में श्रमिक नेता डोलोरेस हुएर्टा के साथ मार्च किया। 34-2022 में उन्हें विरोध के दौरान सेट की गई फिल्म ऑन सेक्रेड ग्राउंड में कास्ट किया गया। 35 अगस्त 2019 में फिशर ने मजाक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो एक एसएजीएफटीआरए सदस्य है और जिन्हें उन्होंने पहले दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा कहा था, से यूनियन चुनाव के विपक्षी मेंबरशिप फर्स्ट स्लेट के लिए वोट करने का आह्वान किया ताकि सभी यूनियन सदस्यों को, चाहे वे डेमोक्रेट, रिपब्लिकन या स्वतंत्र हो, अपनी आवाज सुनाने के लिए वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा सके। 22-2021 में एड असंड और 9 अन्य सैगाफ्ट्रा सदस्यों ने कथित वेतन भेदभाव को लेकर सैगाफ्ट्रा के खिलाफ मुकदमा दायर किया। फिशर और उनके सहवादी ने एक समान मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि संघ ने सामूहिक सौदेबाजी समझौतों पर सहमत होने के लिए सदस्यों को धोखा दिया था, जिससे सेवानिवृत्त लोगों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा लाभ कम हो गए। 36-37 सहवादी में साथी कलाकार डेविड एंड्रयूज, बेलिंडा बालास्की, स्टीफन आर. हार्ट और एनी लॉकहार्ट शामिल थे। 25 जुलाई 2022 में
मुकदमे को पहले जुलाई 2021 में बिना किसी पूर्वाग्रह के खारिज कर दिया गया था और संशोधित किया गया था। 36 न्यायाधीश क्रिस्टीना ए. स्नाइडर ने मुकदमे को पूर्वाग्रह के साथ खारिज कर दिया। व्यक्तिगत जीवन 1970 में जब फिशर 18 साल की थीं, उन्होंने अपने हाई स्कूल के दोस्त बिली मैक हैमिल्टन से शादी कर ली। 2 साल बाद उनका तलाक हो गया। 60 फिशर 1990 के दशक के शुरुआती और मध्य दौर में अनफॉरगिवेन के सहकलाकार क्लिंट ईस्टवुड के साथ रिश्ते में थीं। इस दौरान इस जोड़े की एक बेटी फ्रांसेस्का जन्म 1993 हुई। 38 ईस्टवुड से अलग होने के बाद फिशर ने 1995 में साथी अभिनेता जॉर्ज क्लूनी को डेट किया। 39 फिशर ने बताया है कि अकेले बच्चे की परवरिश करते हुए बॉयफ्रेंड ढूंढना उनके लिए मुश्किल था। उन्होंने 2010 में कहा था कि एक सिंगल मॉम के तौर पर आप जानते ही है, यह एक अलग बात रही है। कोई सज्जन कॉल करने वाला नहीं। 40 2011 के एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की घोषणा की। 1991 में फिशर को टेलीविजन फिल्म लूसी एंड देसी बिफोर द लाफ्टर में ल्यूसिल बॉल की भूमिका मिली, जिसे अच्छी रेटिंग और अच्छी समीक्षाएं मिली। 1994 से 1995 तक उन्होंने फॉक्स ड्रामा सीरीज स्ट्रेंज लक में अभिनय किया। 2000 में फिशर ने ऑड्रे हेपबर्न की जीवनी पर आधारित फिल्म में उनकी मां एला हेपबर्न का किरदार निभाया। उसी वर्ष उन्होंने जैकी बाउवियर कैनेडी ओनासिस में जेनेट ली बाउवियर की भूमिका निभाई। 2 फिशर ने 1999 से 2000 तक सीबीएस सिटकॉम बेकर में डॉ एलिजाबेथ लिज कार्सन के रूप में और फॉक्स के टाइटस में जुआनिटा टाइटस 2000 से 2001 के रूप में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। 2002 में उन्होंने अल्पकालिक द डब्ल्यूबी श्रृंखला ग्लोरी डेज में अभिनय किया और 2003 में एनबीसी पर एक ही सीजन के बाद रद्द किए गए एक और नाटक द लायंस डेन में अभिनय किया। 2005 में वह एपिसोड जस्ट एज आई एम में हेलेन किंग्सले के रूप में दिखाई दी, जो लॉरा इनेस द्वारा निभाई गई डॉ केरी वीवर की लंबे समय से खोई हुई जन्म मां थी, भले ही फिशर केवल 5 साल बड़ी हों। उन्होंने एनबीसी यूएसए के लिए टू लव एंड डाई नामक एक पायलट में भी अभिनय किया। 13 फिशर ने ग्रेज एनाटॉमी, द शील्ड, 2.5 Men, प्राइवेट प्रैक्टिस, सन्स ऑफ एनार्की, टॉर्चवुड, मिरेकल डे, सीएसआई, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, कोल्ड केस और कैसल में भी अतिथि भूमिका निभाई। 15 2014 में फिशर ने एबीसी ड्रामा सीरीज रिसरेक्शन में अभिनय किया, जो अर्काडिया, मिसौरी के निवासियों के बारे में है, जिनकी जिंदगी तब उथल-पुथल हो जाती है जब उनके प्रियजन अपनी मृत्यु के बाद भी बिना किसी उम्र के वापस लौट आते हैं। उन्होंने ल्यूसिल लैंगस्टन की भूमिका निभाई। 16 2017 में उन्होंने और उनकी बेटी फ्रांसेस्का ईस्टवुड दोनों ने प्रशंसित फार्गो एपिसोड द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन में एक ही चरित्र के पुराने और छोटे संस्करणों के रूप में अभिनय किया। 17 2019 में उन्होंने एचबीओ टेलीविजन श्रृंखला वॉचमैन में अभिनय किया, जो इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास की अगली कड़ी थी। 18 पतली परत फिशर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कैन शी बेक ए चेरी पाई 1983 से की और बाद में पॉल श्रेडर द्वारा निर्देशित पैटी हर्स्ट में नजर आईं। 1989 में वह क्लिंट ईस्टवुड के साथ पिंक कैडिलैक में नजर आईं और इस जोड़ी ने एक ऑफ स्क्रीन रिश्ता शुरू किया। 2 अगले साल वह वेलकम होम रॉक्सी कारमाइकल में नजर आईं। 1992 में फिशर को क्लिंट ईस्टवुड द्वारा निर्देशित अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म अनफॉरगिवेन में उनकी ब्रेकआउट भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने भी अभिनय किया था। 2 बाद के वर्षों में उन्होंने प्रमुख और स्वतंत्र फिल्मों में नियमित रूप से अभिनय करना शुरू कर दिया। फिल्म में उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका 1997 की ब्लॉकबस्टर टाइटैनिक में केट विंसलेट द्वारा निभाए गए किरदार की मां
सोसाइटी मैट्रन रूथ डेविड बुकेटर की थी। वह ईस्टवुड के साथ ट्रू क्राइम 1999 में डीए के रूप में दिखाई दी, 2 और गॉन इन 60 सेकंड्स 2000 में जूनी के रूप में रॉबर्ट डुवेल द्वारा निभाए गए किरदार की पत्नी। फिशर ने हाउस ऑफ सैंड एंड फॉग 2003 में भी भूमिका निभाई, जो एक और अकादमी पुरस्कार नामांकित फिल्म थी। 2004 में वह लॉज ऑफ अट्रैक्शन में जूलियन मूर की मां की भूमिका में नजर आईं, हालांकि वह उनसे केवल 8 साल बड़ी है। फिशर ने 2006 में 4 फिल्मों में काम किया, जिनमें पीटर बर्ग की द किंगडम और पॉल हैगिस की इन द वैली ऑफ एला शामिल है। उसी वर्ष वह जेसिका चेस्टेन के साथ उनके प्रेमी की भूमिका में फिल्म जोलेन में नजर आईं। उन्होंने लॉस एंजल्स में 2000 तो ये हमें 12 सितंबर 2025 को देखने को मिलेगी। और बात कर ले इस सीरीज की, ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, तो आप इस टाइप की मूवी देखना पसंद करते हो तो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। बाकी इंडिया के अंदर इसे हिंदी में रिलीज़ किया जाएगा, तो आप इसे हिंदी में एंजॉय कर पाओगे। बाकी आपको अपकमिंग किस और मूवी या सीरीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जाननी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।